कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा, तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। विक्रमादित्य में क्या गुण थे? सुनो, एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। वे अपना राजपाट अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। क्यों ना आप इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी का प्रेम शहर की कोतवाल से था। रानी ने वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वैश्या को दे दिया। मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं। वह जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। उन्हें दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजघाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वह लौटे। दूत ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें जाने न दिया। तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। राजन, क्या आप में इतना पराक्रम है कि इंद्र की दूत को हराकर अपना गुलाम बना सको? अगर आप में इतना साहस है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, वरना राजा भोज आप यहाँ से लौट जाएं। सुवर्णगढ़ राज्य के राजा कनकसेन बहुत ही होनहार थे। उनका राजपुत्र सुवर्णकांत और राजकन्या कंचना बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनके सौंदर्य और शूरता के चर्चे हर राज्य में फैले हुए थे। एक दिन सुवर्णकांत अपने मन की बात अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मेरा राज्याभिषेक होने से पूर्व मैं ये पूरा देश भ्रमण करना चाहता हूँ। मुझे इसके लिए आज्ञा चाहिए। राजपुत्र, आपकी इच्छा अनुसार आप देश भ्रमण कर सकते हैं, मगर आपको 1 वर्ष के अंदर देश भ्रमण करके राज्य में लौट आना होगा। ठीक है पिताजी, 1 वर्ष में मैं वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर राजपुत्र सुवर्णकांत अपने माँ, पिताजी और लाडली बहन कंचना से विदा लेता है और देश भ्रमण पर निकल जाता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लगभग 10 महीने पूरे हो जाते हैं। अब राजकुमारी कंचना का राजमहल में मन नहीं लगता। एक दिन उसे बहुत बुरा सपना आता है। रात भर वो उस सपने की वजह से सो नहीं पाती। अगले दिन वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे कल रात को बहुत बुरा सपना आया कि भैया किसी विशाल सरोवर में डूब रहे हैं। उनकी आंख नाक में पानी गया है और वो मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मैं इस स्वप्न से विचलित हुई हूँ पिताजी। पुत्री कंचना, तुम चिंता मत करो। राजपुत्र सुवर्णकांत बहुत ही शूरवीर है। वो जल्द ही सही सलामत लौट आएंगे। ऐसा कहकर महाराज ने अपनी पुत्री को समझाया। अब महाराज ने अपने सैनिकों की एक विशेष सेना को राजकुमार की तलाश में भेज दिया और राजकुमार का इंतजार करने लगे। अब 1 साल हो गया। राजा बहुत चिंतातुर होने लगे। कुछ दिनों में राजा के सारे विशेष सैनिक वापस आ गए। उन्हें राजकुमार नहीं मिला था और सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि राजकुमार अंत में अपरपुर नाम के राज्य में गए थे। अब राजा के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। राजपुत्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। कंचना को अपना सपना सच होते दिखाई दे रहा था। वो बहुत चिंतित हो गई थी। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, आप मुझे भैया को खोजने की इजाजत दे दीजिए। मैं भैया को खोज कर लाऊंगी। नहीं राजपुत्री, आप नहीं जाओगी। आपका जाना उचित नहीं होगा। हम देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। आप चिंता ना करें। महाराज अब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप तो जानते हैं
कि मैं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ और युद्ध कला में भी निपुण हूँ। आप ऐसी छोटी मोटी समस्या से कैसे डर सकते हैं? मैं मेरे भैया को खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगी पिताजी। आप मुझे कृपया जाने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है कंचना, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूँ, मगर तुम एक वादा करो कि अगर सुवर्णकांत का कुछ पता न चला तो तुम वापस राज्य में लौट आओगी। ठीक है पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी बहु पुत्री। अब कंचना सुबह ही यात्रा के लिए निकल पड़ती है। वो एक लड़के की तरह अपना वेश परिधान कर लेती है और लगातार 7 दिन तक घोड़े पर सवार होकर अपना सफर करती है। आखिर वो अपरपुर नाम के राज्य में पहुंच जाती है। उस राज्य के सीमा के शुरू होते ही एक कुएं के पास उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। राजकुमारी वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी जोर से रोता हुआ दिखाई देता है। वो भीड़ से पूछती है, क्या हुआ है? यहाँ ये आदमी क्यों रो रहा है? अरे बेटा, यहाँ इस बूढ़े आदमी के बेटे ने पानी में कूद के जान दे दी है। बहुत देर हो गई है मगर अभी तक उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए सारे लोग चिंता में है। कंचना ये सब सुनकर पानी में छलांग लगाती है, मगर पानी में उसे कोई नजर नहीं आता। वो पानी के तले जाकर खोजती है। उसे वहाँ एक बड़ा सुरंग दिखाई देता है। वो सुरंग में जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की अपनी वीणा बजा रही थी और एक आदमी उस वीणा का आनंद ले रहा था। कंचना समझ जाती है कि वो वही आदमी है जिसके पिता बाहर रो रहे हैं। कंचना के अंदर जाते ही वीणा वादन बंद हो जाता है। वो उस लड़की से बोलती है, आप कृपया करके इस आदमी को जाने दीजिए। इसके माता पिता बाहर शोक मना रहे हैं। वो आदमी चाहे तो जा सकता है, मैं रोकूंगी नहीं, मगर मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं बाहर आ गई तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। कंचना उस आदमी को समझाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर आकर कंचना के साथ उस आदमी को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम कहाँ से आई हो बेटा? यहाँ आज तक तो कभी नहीं देखा। बाबा, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ। मुझे यहाँ का जो माया सरोवर है वहाँ जाना है। बेटा, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया। मेरी सलाह मानो, तुम वहाँ जाने का ख्याल दिल से छोड़ दो। बाबा, मुझे वहाँ जाना ही है। आप मुझे सिर्फ बताइए कि वहाँ कैसे जाना है। बेटा, तुम्हें वहाँ जाने के लिए सिर्फ इस राज्य के महाराज की आज्ञा लेनी होगी, और उनकी आज्ञा लेने के लिए तुम्हें उन्हें अलग अलग प्रकार के मूल्यवान रत्न देने होंगे। शायद तब वो तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दे। धन्यवाद बाबा। ऐसा बोल के कंचना वहाँ से निकलती है और उनके पास के वो अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर नगर में प्रवेश करती है। अब वो राजा के दरबार में हाजिर होती है और उनसे कहती है, महाराज, मैं सुवर्णगढ़ से आई हूँ और आपके लिए वहाँ के अलग अलग मूल्यवान रत्न लेकर आई हूँ। आपको पसंद आते हैं क्या? देख लीजिए। अति सुंदर। ऐसे मूल्यवान रत्न आज तक हमने नहीं देखे। आपने इतने सुंदर और कीमती रत्न हमें दिए हैं। अब आपको हमारा मेहमान बनके कुछ दिन हमारे महल में रहना होगा। धन्यवाद महाराज। कंचना महाराज का दिल जीत लेती है और महल में 5 दिन रुककर फिर वहाँ से निकलने का विचार करती है। आप यहाँ हमारे मेहमान हो, मगर आप इतनी दूर किस लिए आए हैं, आपने ये अभी तक नहीं बताया। महाराज, आप मुझे वचन दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप क्रोधित हो गए तो? वचन दिया आपको, आप जो भी मांगोगी आपको मिल जाएगा। महाराज, मुझे आपके नगर में जो माया सरोवर है वहाँ जाना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ जाना है तो आप जा सकते हो, मगर वो सरोवर बहुत ही माया से भरा हुआ है। आप जरा संभल कर जाइए। धन्यवाद महाराज। उसी दिन कंचना सरोवर को देखने चली जाती है। महाराज की आज्ञा साथ होने के कारण उसे कोई भी रोकता नहीं। उसके वहां जाते ही उस माया सरोवर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर जाने के बाद दरवाजा अपने आप बंद भी हो जाता है। वो माया सरोवर पूरा माया से बना हुआ था। वह आज तक जो भी गया था वो लौटकर कभी वापस नहीं आया था। कंचना थोड़ी देर चलती है। कुछ देर बाद एक डरावना आदमी आकर उससे कहता है, आइए, आपका यहाँ स्वागत है, आइए मेरे साथ। कंचना उसके साथ चलने लगती है। हमारे यहाँ मेहमानों को इस सरोवर में नहलाने की परंपरा है। आप उस सरोवर के बीचों बीच जाइए, मैं आपके पीछे आता हूँ। कंचना के कमर तक पानी पहुँच गया था। अब कंचना बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। वो आदमी कंचना के पीछे ही चलने लगता है। अब पानी कंचना के गर्दन तक आ जाता है। वो डरावना आदमी कंचना को नहलाने के लिए एक लोटे से उसके सिर पर पानी डालता है। वो ऐसे 3 बार करता है और तीसरी बार वो लोटा पानी में उल्टा डाल देता है। लोटा उल्टा डालते ही कंचना पानी में डूबने लगती है। जैसे तैसे वो ऊपर लटकती एक रस्सी को पकड़कर जोर से खींचती है और तभी सब तरफ प्रकाश फैल जाता है।
थोड़ी ही देर में सारा सरोवर बड़े आलीशान महल में परिवर्तित हो जाता है। कंचना महल में आगे जाकर देखती है। उसे वहां एक बड़ा मंडप दिखाई देता है जिसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां खड़ी हुई है। उन मूर्तियों के बीचों बीच एक सोने के पिंजरे में एक तोता होता है और उस तोते के सामने एक दीवार पर राजमुद्रा गढ़ित होती है जिस पर एक संदेश लिखा होता है। कंचना उस दीवार के पास जाकर वो संदेश पढ़ती है। जो भी आगे रखे हुए धनुष्य से इस सोने के पिंजरे में कैद तोते की दाहिनी आंख को बाण मारेगा, उसे इस माया सरोवर की माया प्राप्त होगी और यहाँ का मूल्यवान कोहिनूर हीरा भी उसे मिल पाएगा। और अगर कोई ये शर्त पूरी ना करे तो वो मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब पढ़कर अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई सुवर्णकांत का क्या हुआ होगा। वो झट से उन मूर्तियों के पास चली जाती है और अपने भाई को ढूंढती है, मगर सारी मूर्तियां एक जैसी ही दिखाई देती है। वो धनुष उठाकर तीर मारने के लिए सज्ज हो जाती है और एक तीर मारती है। उसका निशाना चूक जाता है। हे राजकुमारी कंचना, क्यों यहाँ निरर्थक प्रयास कर रही हो? उस तोते ने वो राजकुमारी है यह पहचान लिया और उसे वहां से भाग जाने की सलाह दी। नहीं, अब जो भी है, मगर हमारा राजवंश हमें कोई भी चुनौती को छोड़कर भागने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए मुझे ये चुनौती स्वीकार है। मेरा कुछ भी हो जाए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहते ही उसका कमर तक का सारा शरीर मूर्ति में परिवर्तित हो गया। अब उसने दूसरा तीर उठाया और निशाना लगाया। इस बार भी निशाना चूक गया। राजकुमारी, तुम्हारा भी हाल इन बाकियों की तरह ही होने वाला है। अब राजकुमारी डर गई। उसके हाथों तक का भाग मूर्ति बन गया था। अब उसके पास आखिरी तीर बचा हुआ था। हे सारे गुरुवर्य, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप मुझे कृपया करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह के कंचना ने तीसरा तीर धनुष पर लगाया और उसे अपने सिर से लगा के तोते की तरफ आखिरी निशाना लगाया। वो तीसरा तीर जाके उस पंछी की दाहिनी आंख में घुस गया। सारा मंडप टूट गया और उसके पैरों के पास एक बड़ा हीरा आकर पड़ा। राजकुमारी ने आंखें खोली और वो हीरा उठाकर मूर्तियों के पास चली गई। हर मूर्ति को वो हीरे से स्पर्श करने लगी। हीरे के स्पर्श करते ही सब मूर्तियां मुक्त होने लगी और राजा महाराजा ऐसे सारे लोग मुक्त होने लगे। अब एक आखिरी मूर्ति बची थी। हे भगवान, ये मेरा भाई है। ऐसा कह के वो आखिरी मूर्ति को हीरा लगाकर उसे मुक्त करती है और उसके सामने उसका भाई राजपुत्र सूर्यकांत खड़ा दिखाई देता है। कंचना, आपके सामर्थ्य का कोई मोल नहीं है। आपने हमें छुड़ाकर आपकी वीरता सिद्ध की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। भैया, आप मुझे मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। चलिए, अब हम हमारे राज्य में लौट जाएंगे। ऐसा कह के सुवर्णकांत और कंचना अपने राज्य में लौट आते हैं। दोनों को देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी पर उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। अब महाराज कनकसेन अपने राजपुत्र का राज्याभिषेक कर देते हैं और राजकुमारी कंचना का विवाह भी एक बड़े राज्य के राजकुमार से धूमधाम से करते हैं। अब राजा और राजा की प्रजा बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम धैर्य और विवेक से करना चाहिए। अगर अपने इरादे बुलंद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मदुराई नाम के गांव में रामा और उसकी पत्नी शांता रहती थी। वो दोनों खेती में काम किया करते थे। उनको एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर। रामा अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसका बेटा सुधीर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। रामा अपने बेटे को खूब पढ़ने के लिए कहता और उसकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगे वो जैसे तैसे करके जमा कर ही लेता। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत से लौटते समय रामा को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। रामा की ऐसी मौत देख के सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी पत्नी शांता के पास अब कमाने का कोई साधन नहीं रहता और उसके बेटे के कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। माँ, पिताजी जाने के बाद हमारे खाने के लाले पड़े हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे माँ, तुम डोसा कितना अच्छा बना देती हो। क्यों ना तुम डोसा बनाकर बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर हमारा डोसा लोग खाएंगे क्या? माँ, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो आता है वही क्यों नहीं। लोग आएंगे भी और डोसा खाएंगे भी। शांता अपने बेटे की बात मान लेती है और अगले दिन से ही डोसा बनाने का काम शुरू कर देती है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो एक चूल्हे पर डोसा बनाना शुरू करती है और बेटा सुधीर वो डोसा लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को शांता का डोसा बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब शांता को भी खुद पर विश्वास होने लगा और उसने जल्द ही अपना खुद का एक ठेला खरीद लिया। वो अब उस ठेले पर अपना डोसा बेचने लगी। उसके ग्राहक उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे भाभी, आपका डोसा तो बहुत ही अच्छा है। आपके डोसे के दाम भी कम है
और टेस्ट भी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा बोल के सारंग वहां से चला जाता है। अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं और बारिश के मौसम में यहाँ डोसा बेचना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम जमा किए हुए पैसों से एक दुकान खरीद ले और दुकान में डोसा बेचे। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। दुकान हो जाएगा तो हमें डोसा बेचने में आसानी हो जाएगी और हमारे ग्राहकों को सुकून से डोसा खाने के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब शांता गांव में एक दुकान खरीद लेती है और वहां से अपने डोसे का काम शुरू करती है। शांता के डोसे अब खूब बिकने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर उसकी पड़ोसन रमैया आती है। अरे शांता, पति के जाने के बाद तुमने घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मगर अपने बेटे की पढ़ाई का क्या? अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पड़ोस का शिवा है ना, वो मुझे सब अभ्यास बता देता है। मैं खुद से घर पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ और माँ की मदद भी हो जाती है। शांता घर जाकर सोचने लगती है, मैंने घर के चक्कर में अपने बच्चे का जीवन दांव पे तो नहीं लगा दिया ना? अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद सुधीर की 12वीं की परीक्षा होती है। सुधीर 12वीं की परीक्षा में अव्वल आता है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। अरे सुधीर, तुझे तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अब शहर जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं घर पर ही पढ़ लूंगा, अब तक जैसे किया है। नहीं बेटा, आज तक तुमने बहुत कष्ट किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पिताजी का सपना पूरा करो। माँ, मैं तुम्हारी और पिताजी की इच्छा पूरी करूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बेटा, तुम यहाँ की कोई चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सुधीर पढ़ाई करने शहर चला जाता है और इधर शांता भी अपने दुकान में अच्छी तरह से काम करने लगती है। हाथ बटाने के लिए वो अपने साथ 2 औरतें भी रख लेती है। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ सुधीर भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक इंजीनियर बन गया था। कुछ सालों बाद वो गाँव आया और अपनी माँ की फिर से मदद करने लगा। बेटा, तुम इतना पढ़े हो तो तुम किसी अच्छे कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। नहीं माँ, पिताजी जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मुझे शहर जाने कह रही हो। मैं यही रहूंगा और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा। सुधीर घर रहकर अपने माँ की मदद कर देता है और अपनी पढ़ाई से अपने धंधे में कुछ बदलाव लाता है। अब सुधीर अपने डोसे के धंधे को ऑनलाइन कर देता है और सारे गांव में अपने ऑनलाइन डिलीवरी के पर्चे छपवा देता है। लोग उस पर्चे पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। अब शांता के लिए और कुछ काम वाली औरतें आती है और कुछ डिलीवरी बॉय भी काम करने लगते हैं। अब डोसे की डिलीवरी लोगों के घर पर होने लगी और कस्टमर्स बहुत खुश हो गए। शांता डोसा वाले? हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 4 प्लेट डोसा और एक्स्ट्रा चटनी चाहिए। जी मिल जाएगा, अभी भिजवा देता हूँ। अब शांता का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। सुधीर उस छोटे से धंधे को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अब उनके ठेले की जगह एक बड़े होटल ने ले ली। शांता को भी अब आराम मिल गया। अब पूरा कारोबार सुधीर ही देखने लगा और इस तरह से सुधीर और उसकी माँ ने खूब मेहनत कर अपना जीवन सार्थक किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गांव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगाकर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी।
उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ, ये कैसे हुआ? मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी, चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है। तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा, अब थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है। आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया। बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो, हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो, उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में यह खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम
विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है। विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी एनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए। पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इत्तलाह कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी।